रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। आज के वीडियो में हम लोगों का टॉपिक होगा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होता क्या है? एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक सिस्टम है जिसके थ्रू दो या दो से अधिक टेबल के बीच में हम लोग रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। वो क्यों करेंगे, ठीक है, और किसके थ्रू करेंगे? हम लोग रिडंडेंसी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग दो टेबल के बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। दूसरा कि क्यों किसके थ्रू करेंगे, तो फॉरेन की के थ्रू हम लोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। डिपार्टमेंट एक टेबल हो गया जिसमें डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट लोकेशन कॉलम है, ठीक है। दूसरा टेबल ले लेते हैं एम्प्लॉय, ठीक है। तो एम्प्लॉय नंबर हो गया, ठीक है, एम्प्लॉय नेम हो गया और इसके डिपार्टमेंट नंबर हो गए, ठीक है। अब देखो, जो पहला क्वेश्चन हमने किया था कि क्यों हम लोग टेबल के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। यदि मान लीजिए कि हम इन सभी को एक टेबल में सारे कॉलम्स को रखते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट लोकेशन, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, ठीक है, और डिपार्टमेंट एम्प्लॉय नेम, बस इतना ही है ना। तो अगर हम लोग सभी को एक टेबल में अगर रखते हैं तो क्या रिडंडेंसी कैसे क्रिएट होता है वो देखिए। अब इन सब में से किसी एक कॉलम को हम लोग प्राइमरी की सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए कि हमने एम्प्लॉय नंबर को प्राइमरी की सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब देखो कि डिपार्टमेंट नंबर 10 है, डिपार्टमेंट का नेम X है, लोकेशन Y है, एम्प्लॉय का नंबर 101 हो गया और ये इसका नाम A है, ठीक है। दूसरा, अगर हम लोग इसी डिपार्टमेंट नंबर में है, ठीक है, और वही नेम होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि दूसरा एम्प्लॉय भी इसी डिपार्टमेंट में है, X है, तो इसका लोकेशन भी Y होगा 102 और यहाँ पे नाम हो गया B, ठीक है। तीसरा एम्प्लॉय भी अगर इसी डिपार्टमेंट में है, ठीक है, मान लीजिए 10 और X Y 103 और C है, तो देखो कि मल्टीपल टाइम्स में हम लोगों का जो 3 डेटा है, 1 2 3, ये तीनों रिपीटेशन हो रहा, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में हजारों एम्प्लॉय हैं, उसमें से 500 या 400 एम्प्लॉय किसी एक डिपार्टमेंट में है, तो उन सभी के नाम और उनके लोकेशन डिपार्टमेंट के हमको बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे रिडंडेंसी क्रिएट हो रहा है, जिसके वजह से आपका डेटाबेस में ज्यादा स्पेस लेगा, ज्यादा टाइम लेगा। इन सभी चीजों को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस टेबल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। पहला डिपार्टमेंट और दूसरा एम्प्लॉय में बांट देते हैं। अब ये दोनों के बीच में हम लोग एक रिलेशन बनाएंगे, ठीक है। रिलेशन एस्टैब्लिश कर देने से क्या होगा, रिडंडेंसी कंट्रोल होगा और हम लोग दोनों टेबल से क्वेरी कर सकते हैं, डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि कौन से एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में है, हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा डिपार्टमेंट का कौन सा लोकेशन है और उसमें कौन से एम्प्लॉय काम करते हैं, वो भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि जब हम लोग जो भी क्वेरी होगा दोनों टेबल से लेकर के हम लोग वो सारे क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया कि रिडंडेंसी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है दो टेबल के बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश करके, या दो से अधिक टेबल के बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश करके, ठीक है। अब कैसे करते हैं, यानी कि फॉरेन की को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। तो फॉरेन की को अप्लाई करने के लिए आप लोगों को दो कंडीशंस को ध्यान में रखना होगा। पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है ये कि फॉरेन की डेटा टाइप ऑफ फॉरेन की कॉलम, डेटा टाइप एंड साइज ऑफ  फॉरेन की
column is same as प्राइमरी की कॉलम। ठीक है ना। डेटा टाइप और साइज किसका, फॉरेन की का, ठीक है, फॉरेन की कॉलम का सेम होना चाहिए किसके किसके जैसा, प्राइमरी की कॉलम के जैसा। क्यों, क्योंकि इसका रेफरेंस हम लोग इस फॉरेन की वाले कॉलम में देंगे ना, इसलिए इसका डेटा टाइप जो होगा और जो साइज होगा, यानी कि दोनों का डेटा सेम होगा, और सेम होगा तो डेटा टाइप और साइज भी सेम होना चाहिए। ये हो गया हमारा पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि जब हम लोग वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, है ना, तो वैल्यू ऑफ फॉरेन की कॉलम, ठीक है, इज सेम एज प्राइमरी की कॉलम। ये दो कंडीशंस को ध्यान में रखेंगे। क्यों, पहला तो हमने बताया क्योंकि इसमें वैल्यू जो होगा फॉरेन की के कॉलम में जो वैल्यू होगा वो वैल्यू प्राइमरी की के जैसा ही होगा, इसीलिए उसका डेटा टाइप और साइज सेम होगा। जब हम लोग रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि ये कॉलम हो गया हमारा प्राइमरी की और ये कॉलम यहाँ पे हो गया हमारा फॉरेन की। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा एग्जिस्ट करेगा उसी का रेफरेंस हम लोग यहाँ फॉरेन की में देंगे। ठीक है, तो फॉरेन की में दो बातें हो सकता है। ये क्या कि डुप्लीकेट वैल्यू आप इसमें दे सकते हैं, यानी कि एक ही वैल्यू का रिपीटेशन हो सकता है, और दूसरी बात इसमें आप खाली भी छोड़ सकते हैं, यानी कि इसके वैल्यू नल भी हो सकते हैं। प्राइमरी की में आपका क्या होता है, यूनिक होता है, और दूसरा क्या होता है, नॉट नल होता है। ठीक है, तो जब हम लोग प्राइमरी की कॉलम में और फॉरेन की कॉलम में जो रिलेशनशिप बनता है वो वन और मेनी का रिलेशन बनता है। ठीक है, तो दो चीजें याद रखनी है, डेटा टाइप और साइज फॉरेन की का सेम होगा प्राइमरी की के जैसा, और उसके वैल्यू भी वही होंगे किसके, फॉरेन की के जैसा हमारा प्राइमरी की में होगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग इस फॉरेन की को क्रिएट कैसे करते हैं, है ना। तो फॉरेन की को क्रिएट करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, दो टेबल का एग्जांपल लेंगे और उसको दो तरह से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। पहला कि जब टेबल को हम लोग क्रिएट कर रहे होते हैं उस वक्त कि हम लोग जब टेबल को क्रिएट कर रहे हैं उस समय आप फॉरेन की को क्रिएट कर सकते हैं, और दूसरा जब दोनों टेबल को हम लोग क्रिएट कर लिए उसके बाद आप उसका रेफरेंस क्रिएट कर सकते हो, फॉरेन की लगा सकते हो। तो जब हम लोग पहला वाला जो कंडीशन है कि हम लोग जब क्रिएट करते समय हम लोग फॉरेन की लगाना चाहते हैं, तो ये बात का इंश्योर होना चाहिए कि जिस टेबल का रेफरेंस हम दूसरे टेबल में दे रहे हैं वो टेबल हमारा एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि प्राइमरी की कॉलम का जो टेबल है वो हमारा एग्जिस्ट करेगा, तभी हम उसका रेफरेंस दूसरे टेबल में दे सकते हैं। एक दूसरा, जब हम लोग दोनों टेबल को क्रिएट कर लेंगे तब हम लोग उसमें फॉरेन की लगा सकते हैं। तो बाद में जब हम कोई भी कांस्टेंट को लगाते हैं तो उसके लिए हम लोगों का क्या कंडीशन है कि अल्टर टेबल कमांड के थ्रू हम लोग दोनों टेबल में रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला वाला देखते हैं कि जब टेबल को क्रिएट करते वक्त हम लोग कैसे फॉरेन की को अप्लाई करते हैं। तो दो टेबल लेते हैं, एक टेबल हो गया आइटम और इसका कॉलम है आइटम नंबर, डिस्क्रिप्शन और फिर है प्राइस और QOH। ठीक है, ये हो गया उसका पहला टेबल का सारा ये कॉलम। ठीक है, तो ये कॉलम हमारा आइटम नंबर है, तो इसको हम लोग ले लेंगे इंटीजर। ठीक है, साइज ले लेंगे 4, और डिस्क्रिप्शन है तो इसका हो जाएगा varchar और इसको ले लेंगे 25। प्राइस है तो इसको हम लोग ले लेंगे फ्लूट और इसमें ले लेंगे 8,2। क्वांटिटी ऑन हैंड, QOH का मतलब क्वांटिटी ऑन हैंड, यानी कि ये भी हमारा क्या होगा, न्यूमेरिक होगा, तो हम लोग इसको भी इंटीजर ले लेंगे और इसका डेटा टाइप हम लोग ले लेते हैं 3। ठीक है,
अब इस टेबल को पहले क्रिएट कर लेना होगा क्योंकि ये हमारा प्राइमरी की बनने वाला है। और दूसरा टेबल है ऑर्डर, ठीक है, दूसरा टेबल है हमारा ऑर्डर, और इसमें जो कॉलम है वो है हमारा ऑर्डर नंबर, ठीक है, ऑर्डर नंबर और आपका ऑर्डर डेट, ठीक है, आइटम नंबर और QTY मतलब क्वांटिटी। इसमें जो कॉलम होगा इसका जो डेटा टाइप होगा, ये ऑर्डर नंबर है तो यहाँ पर हम लोग इंटीजर ले सकते हैं और इसका साइज 4 कर देंगे, ठीक है। ऑर्डर डेट है तो इसका डेटा टाइप डेट हो जाएगा। आइटम नंबर है, देखो ये यहाँ पे फॉरेन की बनने वाला है तो इसका जो डेटा टाइप होगा वो वही होगा जो यहाँ पे आइटम टेबल के कॉलम में, आइटम नंबर कॉलम में जो हमारा डेटा टाइप और साइज होगा। तो इसका जो डेटा टाइप होगा वो उसी के जैसा होगा, तो वो है इंटीजर और उसका साइज हो गया 4। क्वांटिटी है तो ये भी इंटीजर होगा, ठीक है, और इसका साइज हम लोग ले लेते हैं 3, ठीक है। अब ये दोनों टेबल को क्रिएट करेंगे तो डिसाइड करेंगे कि सबसे पहले हम लोग किसको क्रिएट करेंगे। तो चूंकि ये फॉरेन की है ना, तो फॉरेन की है इसलिए इस टेबल को हम लोग बाद में क्रिएट करेंगे, और ये हमारा प्राइमरी की है इसलिए इस टेबल को पहले क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो क्रिएट टेबल आइटम, ठीक है, और इसका जो पहला कॉलम है आइटम नंबर और ये हो गया हमारा इंट साइज 4 और इसको हम लोग डिक्लेयर करेंगे प्राइमरी की। पहला कॉलम हो गया। दूसरा हो गया डिस्क्रिप्शन और ये हो गया हमारा varchar और साइज हो गया 25। दूसरा है प्राइस और इसका डेटा टाइप हो गया फ्लोट और 8,2। नेक्स्ट कॉलम है QOH क्वांटिटी ऑन हैंड, इसका डेटा टाइप इंटीजर हो गया, साइज 3 हो गया। ये टेबल हमारा क्रिएट हो गया। अब इस टेबल को क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम है ऑर्डर, ठीक है। इसका कॉलम हो गया ऑर्डर नंबर, डेटा टाइप इंट, साइज 4 और दूसरा है ऑर्डर डेट, इसका डेटा टाइप हो गया डेट। नेक्स्ट आइटम नंबर, इसका डेटा टाइप इंट और साइज 4। देखो यहाँ पे भी वही है जो हम लोग यहाँ पर दिए है ना, इसका भी डेटा टाइप इंट है, साइज 4 है। नाम चेंज हो सकता है, कॉलम का नाम आप चेंज रख सकते हैं, यहाँ पर आइटम नंबर की जगह पे आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मतलब कि आपको प्रॉब्लम क्या होगा आइडेंटिफाई करने में, है ना, कि इस टेबल में आइटम नंबर हमारा प्राइमरी की है तो अगर नाम हम चेंज कर देंगे तो थोड़ा सा परेशानी होगा। इसीलिए एक अपने क्या बोलते हैं उसको, सुविधा के लिए कि हम लोग वही कॉलम का नाम देंगे जो हम लोग प्राइमरी की कॉलम में रखे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपका आइटम नंबर हो गया। अब इसमें लिखेंगे रेफरेंसेस, ये एक कीवर्ड है, रेफरेंसेस एक कीवर्ड है जो उस टेबल का रेफरेंस लेगा जिस टेबल में हमारा प्राइमरी की है। तो रेफरेंसेस किसका, आइटम टेबल का, यहाँ पर टेबल नाम, रेफरेंसेस टेबल का नाम, आइटम और उसके किस कॉलम का, तो आइटम नंबर का, ठीक है। ये हो गया। अब ये दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट हो गया। और दूसरा फिर नेक्स्ट इसमें कॉलम है QTY और इसका साइज हो गया इंट, साइज हो गया 3, ठीक है। तो इस तरह से जब हम लोग दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उस टेबल को क्रिएट कर लें जिसमें आपका प्राइमरी की है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑर्डर नंबर आपका प्राइमरी की हो जाएगा, ठीक है, प्राइमरी की हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग जब टेबल क्रिएट करते समय अगर रेफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं तो हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे,
पहले टेबल को, उस टेबल को क्रिएट करेंगे जिसमें प्राइमरी की होगा, और बाद में हम उस टेबल को क्रिएट करेंगे जिसमें उस प्राइमरी की टेबल का रेफरेंस हम देने जा रहे हैं। ठीक है, एक ये हो गया कि पहले हम लोग क्रिएट करते समय रेफरेंस को क्रिएट किया। अब अगर मान लीजिए कि हम लोग क्रिएट करते समय ये रेफरेंस हम लोग क्रिएट नहीं किए, ठीक है, और दोनों टेबल को क्रिएट कर चुके हैं। ठीक है, तो जब दोनों टेबल को क्रिएट कर चुके और रेफरेंस हम लोग नहीं क्रिएट किए, और रेफरेंस को हम लोग टेबल के क्रिएट करने के बाद करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग अल्टर टेबल कमांड का यूज करेंगे। उसके लिए कैसे क्या होगा, देखो, MySQL अल्टर टेबल, टेबल का नाम जिसमें रेफरेंस क्रिएट करना है, तो वो टेबल का नाम है ऑर्डर। ठीक है, जिस टेबल में रेफरेंस क्रिएट करना है उस टेबल को हम लोग अल्टर करेंगे, क्योंकि फॉरेन की हमको इसमें लगाना है ना, तो हम लोग इस टेबल का नाम लेंगे ऑर्डर। और उसके बाद ऐड किसको करना है, कॉन्स्ट्रेंट को। ठीक है, उस कॉन्स्ट्रेंट का आप अपना एक नाम दे दीजिए OFK। ठीक है, और कौन सा लगा रहे हैं, फॉरेन की लगा रहे हैं, फॉरेन की लगा रहे हैं। किस कॉलम पे, तो यहां या जिस टेबल में लगा रहे हैं उस टेबल का हम लोग कॉलम लेंगे, यानी आइटम नंबर। ठीक है, और इसके बाद रेफरेंसेस, किसका, आइटम टेबल का। ठीक है ना, आइटम टेबल जिसमें प्राइमरी की वो कॉलम है ना, और वो कॉलम जिसमें प्राइमरी की आपने लगाया हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप बाद में जब दोनों टेबल क्रिएट हो जाए उसके बाद में भी आप ये फॉरेन की के थ्रू दोनों टेबल के बीच में आप रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है कि हम दोनों टेबल से डेटा रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हैं। देखो, उसके लिए फिर हम लोग एक क्वेरी करते हैं कि एक क्वेरी करके बतला रहे हैं, MySQL सेलेक्ट डिस्क्रिप्शन का यहाँ पे मतलब हो गया क्या कि उस आइटम का नाम क्या है ना, डिस्क्रिप्शन, और फिर ऑर्डर डेट, मतलब कि वो सामान, ठीक है, जिसको हम लोगों ने डिलीवर किया वो किस डेट में हुआ। ठीक है, तो हम लोग ये जो दोनों कॉलम को लिए हैं, एक है हमारा आइटम टेबल से और दूसरा है हमारा ऑर्डर टेबल से। तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे आइटम टेबल और दूसरा ऑर्डर टेबल। ठीक है, ऑर्डर, जब दोनों टेबल के बीच में हम लोग दो टेबल से हम लोग डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर दोनों का नाम लिखेंगे, अगर 3 है तो 3 का नाम लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक अलग से आई ले लिया और यहाँ पर ओ ले लिया। ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों कहलाएंगे आपके टेबल एलियाज। मतलब कि हम लोग आगे अगर कोई कंडीशन लगाना होगा तो हम लोग डायरेक्ट टेबल का नाम ना लेकर के ये आइटम के बदले में आई और ऑर्डर के बदले में ओ लिख सकते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक रिलेशन, एक कंडीशन लगाना होगा, वो ये है कि आई आइटम नंबर, ठीक है, आई डॉट आइटम नंबर इज इक्वल्स टू ओ डॉट आइटम नंबर। ये इसलिए ताकि अगर दोनों में जो रिलेशन आपने बनाया है ना, तो इसका जो डेटा है आइटम नंबर जो टेबल प्राइमरी की का है वो एग्जैक्टली मैच करना चाहिए आपके फॉरेन की कॉलम के, फॉरेन की टेबल के कॉलम से। अगर ये हम लोग कंडीशन नहीं देते हैं, अगर हम लोग मान लो इतना ही लिख करके छोड़ देते हैं, ठीक है ना, मान लो यहीं पे हम लोग लिख करके और इसको छोड़ दिए,
तो क्या होगा, ये दोनों टेबल के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। और क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, यदि आइटम टेबल में 4 रिकॉर्ड्स है और ऑर्डर टेबल में अगर आपका 3 रिकॉर्ड है, ठीक है, तो दोनों के बीच में जब आप इस तरह से क्वेरी करोगे तो आपको जो रिकॉर्ड देगा वो 4 into 3 दैट इज द 12 रिकॉर्ड। मतलब क्या हुआ कि जो नहीं भी मैच कर रहा है, ठीक है, जो वैल्यू आइटम नंबर प्राइमरी की टेबल का और फॉरेन की टेबल का आइटम नंबर से मैच नहीं भी कर रहा है, उनसे भी रिलेशन को बना करके और आपको डिस्प्ले कर देगा। तो ये आपका डेटा नहीं चाहिए था, आप तो वही चाहते हैं कि वो हर एक जो आइटम का नाम है वो किस डेट में आपका डिलीवर हुआ है, उन्हीं को सिर्फ आप चाहते हैं। तो यहाँ पे तो सबका दिखला देगा, इसलिए आप यहाँ पे मान लो दूसरा आइटम जिस डेट में हुआ है उसको भी दिखला देगा उस आइटम के साथ में। तो हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो, तो हम लोग उसके लिए यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, क्या, कि आइटम नंबर एक टेबल का और दूसरे का आइटम नंबर दूसरे टेबल का जिसमें रेफरेंस हम लोगों ने बनाया हुआ है वो दोनों का मैच करना चाहिए। और जब मैच करेगा तो ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं देगा, एग्जैक्टली वही वैल्यू देगा जो प्राइमरी की कॉलम से और फॉरेन की कॉलम से मैच करेगा। और यदि इसके बाद अगर कोई कंडीशन होगा तो फिर आप यहां पर एंड लगा करके, ठीक है, एंड लगा करके बाकी कोई और भी कंडीशन अगर दिया हुआ है तो उसको हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेरी करेंगे 2 टेबल से या 2 से अधिक टेबल का। और रिलेशनशिप हम लोग 2 तरह से क्रिएट कर सकते हैं, जिस समय हम लोग टेबल को क्रिएट कर रहे हैं उस वक्त, या फिर हम लोग दोनों टेबल को क्रिएट कर लेने के बाद में। ठीक है, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। और आपका MySQL का ये लास्ट टॉपिक था, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, और आपका MySQL ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। यदि कुछ आपको डाउट्स रह गया होगा तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, बाय।